प्यारे बच्चों, मैंने आपको पूर्व के सेशन में राजिया रसोरठा कृपाराम खिड़िया के द्वारा लिखा हुआ सोरठा ये पढ़ाए थे। 1 से 7 तक के सोरठे मैं आपको पूर्व में पढ़ा चुका हूँ। आज हम इसके 8वें सोरठे से आगे की पढ़ते हैं। 8वां सोरठा है उपजावे अनुराग, कोयल मन हरखत करे, कड़वो लागे काग, रसना रागों राजिया। उक्त सोरठे में कवि ने मधुरवाणी के महत्व को बताया है। कवि ने कहा है कि उपजावे अनुराग, कोयल मन हरकत करे। कोयल अपनी मृदुल वाणी से, कोयल अपनी मीठी वाणी से उपजावे अनुराग, मन में अनुराग पैदा करती है, मन में प्रेम पैदा करती है और मन को हरकत करे। मन को हरकत करे मीन्स मन को हर्षित करती है, मन को प्रसन्न करती है। उपजावे अनुराग, कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग, रसना रागुण राजिया। ये रसना के जिह्वा के ही गुण हैं कि जिसकी वजह से कोयल अपनी मृदुल वाणी से, मीठी वाणी से मन को हर्षित कर देती है, मन में प्रेम पैदा कर देती है। और कड़वो लागे काग, और जब वही वाणी कौवा बोलता है तो उसकी वाणी कैसी है? कर्कश, कड़वा। कड़वो लागे काग, उस कौवे की, उस काग की वाणी कर्कश लगती है, जिसकी वजह से कोई उससे सुनना भी पसंद नहीं करता, वो काँव काँव करता रहता है। तो यह मधुर और कटु वाणी का ही प्रभाव है कि जिसकी वजह से मधुर वाणी होने से हम कोयल को पसंद करते हैं और कर्कश कटु वाणी होने की वजह से हम कौवे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। 9वां सोरठा देखते हैं। दूध नीर मिल दोए, हेक जिसी आकृति हुए, करे न न्यारो कोय, राजहंस बिन राजिया। इसमें इस सोरठे में कवि ने दूध और पानी का उदाहरण देकर समझाया है कि ज्ञानी और गुणवान व्यक्ति ही वस्तु के गुण तथा दोषों को अलग अलग करके समझते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। दूध नीर मिल दोए, हेक जिसी आकृति हुए। कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजा राम अर्थात राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि दूध नीर मिल दोए। जब दूध और पानी दोनों को मिला दिया जाता है तो दोनों के मिल जाने से हेक जिसी आकृति हुए, दोनों एक रूप हो जाते हैं, दोनों की आकृति, दोनों का रंग एक जैसा हो जाता है। पानी भी दूध जैसा ही दिखाई देने लगता है। करे न न्यारो कोय, राजहंस बिना राजिया। दूध और पानी को अलग करने की क्षमता और किसी में भी नहीं है। वो किस में है? केवल राजहंस में। जो राजहंस होता है उसके अंदर ये विशेषता होती है कि वह दूध और पानी दोनों को अलग कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो ज्ञानी और गुणवान व्यक्ति होते हैं, वो चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उनके गुण दोषों को अलग अलग करने की, अलग अलग पहचानने की क्षमता रखते हैं। 10वां सोरठा देखते हैं इसका कि मलया गिरी मंझार, हर को तर चनन हुए, संगत लिए सुधार, रूखा ही ने राजिया। इसमें कृपाराम खिड़िया जी अपने सेवक राजिया को, राजा राम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं
कि हे राजिया, मलयागिरी मंझार, मलयगिरी मंझार मीन्स मध्य में, मलय पर्वत के, गिरि मीन्स पर्वत, मलय पर्वत के मध्य में हर को तर चनन हुए। मलयगिरी की क्या विशेषता है कि वहाँ चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। तो उस मलयगिरी के मध्य में, उस मलय पर्वत के मध्य में हर को तर चनन हुए, प्रत्येक वृक्ष चंदन जैसा नजर आता है, चंदन जैसा सुगंधित हो जाता है। संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया, रूखा मीन्स वृक्ष, जितने भी अन्य वृक्ष हैं वो मलयगिरी पर चंदन के वृक्षों के संगत मीन्स साथ रहने से अपने आप को सुधार लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये सत्संग की महिमा है। सत्संग की महिमा, जो खराब चीज है वो अच्छे संग से अपने आप को श्रेष्ठ बना लेती है, यही होती है। तो जो अन्य वृक्ष हैं मलय पर्वत पर उगने वाले, वे अन्य वृक्ष भी चंदन के वृक्षों की संगति से अपने अंदर सुधार कर लेते हैं और अपने आप को चंदन के समान ही सुगंधित बना लेती हैं। 16 नंबर 11, पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारियाँ, वह जीवरा घाव रति न औखद राजिया। कवि कृपाराम खड़िया अपने सेवक राजिया को, राजा राम को संबोधित करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि पाटा पीड़ उपाव, उपाव मीन्स उपाय, पाटा मीन्स पड़ जाने पर, तो पाटा पीड़ उपाव, किसी भी प्रकार की पीड़ा का, किसी भी प्रकार के रोग का उपाय हो सकता है। तन लागा तरवारियाँ, और तलवार के प्रहार से शरीर पर होने वाले घाव का भी उपचार हो सकता है, उस चोट का भी इलाज हो सकता है, वह चोट भी ठीक हो सकती है। लेकिन वह जीवरा घाव रति न औखद राजिया, लेकिन जो कठोर या अपमानजनक या कर्कश वाणी के द्वारा हृदय पर घाव लग जाता है, हृदय को ठेस पहुंच जाती है, रति न औखद राजिया, औखद मीन्स औषधि, उसकी औषधि, उसे ठीक करने वाली औषधि वो कहीं भी नहीं है, उसे किसी औषधि से ठीक नहीं किया जा सकता। रति न औखद राजिया, उसको किसी भी औषधि से ठीक नहीं किया जा सकता। तात्पर्य, किसी भी रोग का उपचार, शरीर पर लगने वाले किसी घाव का उपचार ये संभव है, लेकिन जीव का घाव अर्थात वाणी का घाव, कर्कश वाणी का घाव जो हृदय पर लगता है वो ठीक नहीं होता है। कहने का तात्पर्य, हमें कभी भी कर्कश वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 12वां सोरठा देखते हैं। मूसा ने मजार हित कर बैठा हेकण, सह जाने संसार रस नह रहसी राजिया। इस सोरठे में कवि कृपाराम खड़िया अपने सेवक, अपने दूत राजा राम अर्थात राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मित्रता हमेशा समान स्वभाव वाले लोगों के बीच में ही होनी चाहिए। यदि समान स्वभाव वाले लोगों के बीच में मित्रता नहीं होती है तो वह कभी सुखदायिनी नहीं हो सकती। मूसा ने मझार हित कर बैठा हेकण, यदि कोई मूसा, मजार मीन्स बिल्ली, बिल्ली से मित्रता कर बैठे, हित कर बैठा हेकण
मीन्स हित मीन्स मित्रता। यदि कोई मूसा बिल्ली से अचानक मित्रता कर बैठे तो वो ठीक नहीं, क्योंकि दोनों असमान स्वभाव वाले जीवों के बीच होने वाली मित्रता है। सह जाने संसार, सारा संसार इस बात को जानता है। रस न रहसी राजिया, चूहा और बिल्ली के बीच की मित्रता ये असमान स्वभाव वाले जीवों की मित्रता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मूसा बिल्ली से कभी भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता अपने बल पर। यदि बिल्ली को कभी भी क्रोध आ जाए तो उसे जरा भी देर नहीं लगाएगी खा जाने में, मारने में। तो ऐसी मित्रता में रस न रहसी, कोई आनंद नहीं आता है। असमान स्वभाव वाले जीवों की मित्रता है। मित्रता भले ही हो जाएगी, लेकिन चूहा हमेशा डरा डरा सा रहेगा बिल्ली के सामने। और जहाँ एक जीव और दूसरे जीव के बीच की मित्रता है, वहाँ किसी का आपस में डरना या किसी का कमजोर होना वो ठीक नहीं। 13वां सोरठा देखते हैं। खल गुल अण खूंताए, एक भाव करे आदरे, ते नगरी होताए, रोही आछी राजिया। कवि इसके माध्यम से कह रहे हैं कि खल क्या होता है? सरसों या तिल या मूंगफली, इनको मशीन में से जब पीस करके तेल निकाल लिया जाता है तो शेष भाग जो पशुओं को खिलाया जाता है वो बचता है, उसे कहते हैं खल। गुल मीन्स गुड़, अण मीन्स अन्न। खल गुल अण खूंताए, एक भाव करे आदरे। और खूंताए मीन्स भूसा। तो कवि इसके माध्यम से कह रहे हैं कि हमें ऐसी नगरी में ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए जहाँ पर कोई गुणों की पहचान करने वाला नहीं हो, जहाँ गुणी और अवगुणी व्यक्ति को समान समझा जाए। जिस प्रकार से खल, गुड़, अन्न और भूसी को एक भाव करे आदरे, जहाँ पर एक समान भाव से देखा जाता है, उनमें कोई अंतर ही नहीं समझा जाता। ते नगरी होताए, ऐसी नगरी तो अंधेरी नगरी के समान है। वहाँ रहना नहीं चाहिए। वहाँ रहने की अपेक्षा रोही आछी राजिया। रोही मीन्स सुनसान, एकांत। ऐसी नगरी में रहने की अपेक्षा किसी एकांत स्थान पर, जंगल में, सुनसान स्थान पर रहना कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसका 14वां सोरठा देखते हैं। 14वां सोरठा है। घण घण सावल घाय, नह फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े जद राजिया। इसके माध्यम से कवि कृपाराम खड़िया जी बता रहे हैं कि जहाँ कहीं फूट पड़ जाती, राय मीन्स फूट, जहाँ कहीं फूट पड़ जाती है तो वहाँ फिर नुकसान होना स्वाभाविक है। वहाँ दुश्मन का प्रवेश हो जाना स्वाभाविक है। इस बात के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि घण घण सावल घाय, नह फूटे पहाड़ निवड़। घण घण सावल घाय, घण घण मीन्स बहुत वेग से, बहुत प्रबलता से। सावल मीन्स सब्बल या हथौड़ा। भले ही कितने ही वेग से, कितने ही प्रहार सब्बल या हथौड़े के किसी पहाड़ पर किए जाएं, लेकिन नह फूटे पहाड़ निवड़। निवड़ मीन्स कठोर। वह कठोर पहाड़ नह फूटे, फूट नहीं पाता है। हम कितने ही हथौड़े
किसी कठोर पहाड़ पर क्यों न बजा लें, लेकिन वह उन हथौड़ों के प्रहार से न फूट नहीं पाता है। लेकिन जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े जद राजिया। उसमें जब पहाड़ में जरा सी भी कहीं दरार होती है, जरा सा भी कहीं संद होता है, तो जड़ कोमल भिद जाए, पौधे की कोमल जड़ भी उस जरा सी दरार को भेद करके उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, उसके भीतर चली जाती है। कहते हैं चाहे वो कितना ही दुर्ग सुरक्षित क्यों न हो, चाहे राज्य हो, परिवार हो, जहाँ दरार पड़ जाती है, जहाँ फूट पड़ जाती है, वहाँ पर साधारण शत्रु भी उसमें आसानी से प्रवेश कर जाता है। उस परिवार को, उस नगर को, उस गांव को, उस राज्य को जहाँ फूट पड़ी हुई है, वहाँ नुकसान पहुँचाने का चेष्टा करता है, निश्चित रूप से नुकसान पहुँचा भी देता है। इसका अंतिम सौरठा और देखते हैं। पय मीठा कर पाक, जो इमरत सी चीज ये, उर कड़वाई आक, रंच ने मुके राजिया। इसमें कवि कृपाराम खड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि किसी के स्वभाव को आसानी से बदला नहीं जा सकता। ईर्ष्यालु और कुटिल स्वभाव वालों से दूर ही रहना अच्छा है, क्योंकि किसी वस्तु या व्यक्ति के स्वाभाविक दुर्गुण को, स्वाभाविक दोषों को बदल पाना संभव ही नहीं है। इस बात को उन्होंने सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण दिया है। उन्होंने आक का उदाहरण दिया है। आक का पेड़, आक कड़वा होता है, थोड़ा जहरीला होता है। तो पय मीठा कर पाक, जो मृत सींचिए। आक के पौधे को भले ही, पय मीन्स दूध, पय मीठा कर पाक, भले ही मीठे दूध में, पाक मीन्स पकाइए। या कि जो अमृत सींचिए, उसे अमृत से सींचिए। लेकिन कितना ही हम क्यों न प्रयास कर लें, मीठे दूध में पका करके या कि अमृत से सींच करके उसका कड़वापन दूर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से उर कड़वाई आग, रंच न मुके राजिया। जो स्वभाव से ही ईर्ष्या करने वाले होते हैं, कुटिल लोग होते हैं, उन्हें सुधारना या मधुर स्वभाव का बनाना ये संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आक के पौधे को मीठे दूध में पका करके या अमृत से सींच करके उसके स्वभाव को नहीं बदला जा सकता।